So today's class it is for 12th and the disease name is common cold, as we are reading in these days the human diseases and their causes and their treatment. So today's disease we are going to discuss is common cold. It is very much common in all persons. Almost every person get affected by this. So what is common cold? तो कॉमन कोल्ड जिसको हम कहते हैं ज़ुकाम के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमन कोल्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा पैथोजन है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट it is one of the most communicable or infectious human diseases caused by rhinovirus। एक वायरस है जिसका नाम है राइनोवायरस। तो जब भी किसी इंसान को लगता है तो वो उस इंसान को ज़ुकाम से मुतासिर करता है, यानी कि राइनोवायरस ये पैथोजन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन ऑफ कॉमन कोल्ड, और ये हाईली कम्युनिकेबल है, रादर वी में से इट इज़ हाईली इन्फेक्शस। यानी कि अगर एक इंसान को लग जाता है तो अगर कोई भी दूसरा इंसान उसके नज़दीक आ पहुंचता है तो ये डायरेक्टली उस पर अटैक करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि टुडे दिस इज़ द पीरियड ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 का जो ये कोरोना वायरस है ये भी इसी तरह काम करता है जिस तरह ये राइनो वायरस काम करता है। जैसे राइनो वायरस किसी में लग गया तो फिर दूसरे को कब ये अटैक करता है, जब दूसरा बंदा इसके नज़दीक आ पहुंचता है और जो ड्रॉपलेट्स मुंह से निकलते हैं जब हम स्नीजिंग करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं या कफ करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं या सांस लेते हैं, अगर कोई दूसरा बंदा हमारे नज़दीक आता है तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं अगर वो किसी दूसरे बंदे की रीच पे पहुंच गए तो मान लो अगर किसी को राइनो वायरस है तो एकदम दूसरे पे पहुंच जाते हैं, दूसरे पे अटैक करते हैं। तो इसी तरह कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है इसका ट्रांसमिशन भी सिमिलर है कि अगर किसी में आ गया तो दूसरा बंदा इसके नज़दीक आ गया तो अगर इस इन्फेक्टेड पर्सन से ड्रॉपलेट्स चले गए उस दूसरे बंदे पर, दूसरे बंदे के नज़दीक, उसकी नाक में, उसके मुंह में, थ्रू कफिंग, स्नीजिंग और ब्रीदिंग, तो आपको ये प्रिज्यूम करना है कि वो दूसरा बंदा भी इससे मुतासिर हो गया, उसको भी इन्फेक्शन लग गया। तो ऑलमोस्ट ट्रांसमिशन मोड जो है दैट इज़ सेम बिटवीन फॉर दिस कॉमन कोल्ड एंड फॉर कोरोना। सो फर्स्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि राइनो वायरस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड। तो सबसे पहले अगर किसी के अंदर राइनो वायरस आ गया तो इसका अटैक कहाँ पे होता है? तो प्राइमरी ऑर्गन्स जो होते हैं जहाँ पे ये अटैक होता है तो वो है हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे फॉरिंक्स हो गया, लॉरिंक्स हो गया, नेज़ल कैनाल्स हो गए, या हमारा जो नोज़ होता है इसमें। लेकिन इसका पहला अटैक लंग्स पे नहीं होता है। सो द वायरस प्राइमरली अटैक्ड आवर नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो ये स्प्रेड होता है बाय कफिंग, स्नीजिंग। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दिस इन्फेक्शन स्प्रेड बाय द कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन व्हेन इनहेल्ड बाय द अदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। यानी कि अगर किसी ने स्नीज किया, कफ किया, तो वहाँ पर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अगर वो ड्रॉपलेट्स दूसरे बंदे ने इनहेल किया अपनी बॉडी में, अंदर वो सो गया, तो मान लो वहाँ से उस पर होता है, ये अटैक करता है, तो उसको राइनो होता है। तो और दूसरी चीज़ें, अगर किसी इंसान को ज़ुकाम हुआ है, उसने अपना हाथ नाक को लगाया तो वहाँ पे उसकी जो रनिंग नोज़ होती है या कुछ कंजेस्टेड नोज़ होता है, वहाँ पे राइनो वायरस उसके हाथ पे आता है। फिर अगर उसने अपने इस हाथ से लैपटॉप को टच किया, किसी डोर को टच किया, फ़ोन को टच किया, किसी कप को टच किया, या डोर नॉब को टच किया, या किसी माउस को टच किया, तो जब दूसरा बंदा आता है या एटीएम को उस पर टच किया या लिफ्ट पे टच किया, तो अगर कोई दूसरा बंदा आ गया, उसने वो किताब उठाई, लैपटॉप उठाई, उस दरवाजे के नॉब को पकड़ा, फ़ोन को टच किया, कप उठाया, माउस को टच किया,
तो एट वंस अगर उस बंदे ने वो हाथ अपना लिया अपने मुंह की तरफ, अपनी नाक की तरफ, तो ये राइनो वायरस फैल जाता है, उस पर अटैक करता है, उसका जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें आ जाता है। तो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसमिट होता है ये पैथोजन, और कौन सा पैथोजन है रिस्पॉन्सिबल इस कॉमन कोल्ड के लिए। तो अगर किसी बॉडी के अंदर कॉमन कोल्ड का जो ये पैथोजन है राइनो वायरस आ गया, तो कितने दिन लेता है ये उस इंसान को बीमार करने में। तो आपको ये याद रखना है, द इंक्यूबेशन फॉर दिस डिजीज़ इट रेंज फ्रॉम 3 to 7 days, यानी कि कम से कम 3 दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लेता है राइनो वायरस अगर किसी इंसान में आ गया तो उसको बीमार करने में। तो अगर किसी को राइनो वायरस हुआ, अब सिम्टम्स क्या आएंगे। जैसे सबों को पता है कि ऑलमोस्ट हर एक को ज़िंदगी में कई बार किसी न किसी वक्त इस कॉमन कोल्ड से मुतासिर होना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम्स यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हैं कि हमारी जो नाक होती है वो कॉन्जेस्ट होती है, बंद होती है, या किसी वक्त किसी इंसान में एक्सेसिव नेजल सिक्रीशंस आती है, पानी आता है ज़्यादा नाक से, और हमारा जो थ्रोट होता है वो सोर लगता है, कफ होता है, और इससे हेडेक भी होता है, और कभी कभी फीवर भी चढ़ता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। जैसे कि आज तक हमारा 1 साल अब पूरा होने को है, यानी कि दिसंबर जनवरी से पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस स्टार्ट हो गया, लेकिन टिल डेट कोई वायरस इसके खिलाफ पैदा नहीं कर सका, कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट या जोलॉजिस्ट। तो इसी तरह आज तक राइनो वायरस के खिलाफ साइंस ने कोई फिक्स्ड वैक्सीन तैयार नहीं की है कि अगर हम ये वैक्सीन करें तो इस इंसान के अंदर ज़ुकाम नहीं होगा। तो आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है। लेकिन हाँ, अगर किसी इंसान में कॉमन कोल्ड हो गया तो हम उनको एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, जो नाक को खुला करता है या फीवर को कम करता है, डिकॉन्जेस्टेंट्स होते हैं तो वो थोड़ा बहुत उसमें रिलीफ करते हैं, या फ्लू कोल्ड होता है, नेजीवेन ड्रॉपलेट्स होते हैं वो देते हैं, ये ट्रीटमेंट हो गया। तो ये एक डिज़ीज़ ही कॉमन कोल्ड 12th क्लास के लिए। तो आगे हम चलते हैं, हम अब आज दूसरी एक डिज़ीज़ भी यहाँ पे आज पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डिज़ीज़ जो है यहाँ पे तो वो है एम्यूबियासिस। तो पहले हमने फिलेरासिस भी पढ़ा, हमने एस्केरियासिस पढ़ा, तो आज एम्यूबियासिस को हम पढ़ने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है कि एम्यूबियासिस होता क्या है। तो इसको एक्चुअली जो इसका मीनिंग है वो है एम्यूबिक डिसेंट्री, यानी कि जब ये इन्फेक्शन होता है तो मेनली इस इंसान में क्या होता है, इसका जो मेन सिम्टम होता है वो डिसेंट्री होता है। तो इसलिए इसको यहाँ पर लिखा गया है कि एम्यूबिक डिसेंट्री। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि विच पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्यूबियासिस। सो you have to keep in your mind that the pathogen name is Int amoeba histolytica. Int amoeba histolytica, it is the pathogen which is responsible for amoebic dysentery or amoebiasis. तो क्या है, इट इज़ ए प्रोटोजोन पैरासाइट, यानी कि जो प्रोटोजोआ हैं वही इसको ये उन पे एक्ट करता है एज पैरासाइट, उनमें रहता है एज पैरासाइट, तो फिर ये ट्रांसमिट होता है वहीं से। तो जब ये किसी इंसान में आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस amoeba histolytica it affects intestines, it lives in the intestines of human beings. तो एम्यूबियासिस या एम्यूबिक डिसेंट्री जो है, क्या होता है कि ये डिजीज़ जो होती है ये मोस्टली स्प्रेड होती है थ्रू फेशियल मैटर, थ्रू फेसेस। यानी कि अगर कोई बंदा है उसमें एम्यूबियासिस का इन्फेक्शन है तो ओपन ड्राई लेटरिन कहीं पे है, वो वहाँ पे चले जाते हैं आफ्टर रिलीजिंग देयर फेशियल मैटर। तो वहाँ पे फ्लाइज जो होती हैं, मक्खियाँ या कॉकरोचेस, वो उसके कंटेक्ट में आते हैं। अगर वो कॉकरोच फिर हमारे घर में आ गया, उसने हमारे फूड को कंटेमिनेट किया, या कोई फ्लाई आ गई हमारे फूड के ऊपर बैठ गई, तो वहाँ पे ये एज वेक्टर काम करते हैं, यानी कि उस एंटी एम्यूबा हिस्टोलिटिका को वहाँ से कैरी करते हैं। यही फ्लाइज, कॉकरोच एट्सेट्रा, ये वेक्टर्स एक्ट करते हैं, तो हमारे फूड तक लाते हैं। फिर जब हम वो फूड खाते हैं तो ये चला जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ 2 to 4 weeks, यानी कि अगर किसी इंसान के अंदर एम्यूबा हिस्टोलिटिका आ गया तो 2 से 4 हफ्तों तक
वो बीमार हो सकता है, यानी कि एमीबायासिस उसमें आ सकती है, एमीबिक डिसेंट्री उसमें हो सकता है, या कभी कभी ज़्यादा टाइम भी उसमें लगता है। तो अगर किसी इंसान में ये एमीबायासिस हुआ या एंटी एमीबा हिस्टोलिटी का पैथोजन अंदर चला गया, तो इसका फर्स्ट अटैक जो होता है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हमारे ब्लड में, तो उस पर उनको एक खा जाता है। तो इस तरह से इंसान का जो ब्लड लेवल है वो बहुत ही कम होता है, एनीमिक होता है, कमज़ोर होता है, चक्कर से आने लगते हैं, डिसेंट्री रहती है। और दूसरे सिम्टम्स ये होता है कि किसी वक्त ऐसा भी होता है कि एब्डोमिनल पेन होगा बहुत ही ज़्यादा, या क्रैम्प्स आने लगेंगे, कभी डिसेंट्री यानी कि थिन स्टूल होगा, लेकिन कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और कभी कभी क्या होगा कि अगर थिन स्टूल्स आने लगे बाहर, डिसेंट्री, तो उसके साथ ब्लड भी आ सकता है बाहर, या म्यूकस आ सकता है उसके साथ। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एमीबियासिस के। तो मेनली इसका अटैक एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का अटैक और विशेष भी होता है, इंसान को कमज़ोर करता है। तो वेक्टर्स मैंने बता दिया आपको जो ट्रांसमिट करते हैं इस पैथोजन को फ्रॉम फेशियल मैटर एट्सेट्रा टू आवर फूड, दोज आर फ्लाइज, कॉकरोच एट्सेट्रा। तो स्पेशली हमारे घरों में, गाँव में, या कहीं भी जहाँ पे फ्लाइज को रोकने का इंतज़ाम नहीं होता है या ऊपर लेटरिन सिस्टम होता है, तो वहाँ पे हाउस फ्लाइज होते हैं कि वो एक्टिव कैरियर्स काम करते हैं। एक्टिव कैरियर्स ज़्यादातर हाउस फ्लाइज ही आते हैं बाहर से घर में, किसी भी खाने के ऊपर बैठते हैं, फिर लोग इसका ख्याल नहीं रखते हैं, वो खा जाते हैं उस फूड को, और इस तरह से ये पैथोजन होता है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और इंसान बीमार होता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट है, मेट्रोनिडाज़ोल खाते हैं टैबलेट, या टेनिडाज़ोल टैबलेट खाते हैं, वो इस पैथोजन को मारने में मदद करते हैं। तो ये 2 डिजीज़ यहाँ पे मैंने बताई आपको, क्लास 12th के लिए थी। होप आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा, और आप अपनी जगह इन दोनों डिजीज़ का नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बता भी रहा हूँ, और पेज को भी फोकस करता हूँ ताकि आप अपने पास रिकॉर्ड रखें इसका। हैव ए गुड डे एंड थैंक्स।